Assalamu alaikum dear students. Welcome to Stars Academy Head Office Georgetown Lahore. This is me Awais Fida, your biology teacher, and we are going to start our second lecture today. अच्छा तो बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करते रहे न्यूक्लियस से एसोसिएटेड और हम लोगों ने ये कंटेंट्स देखे कि कौन कौन सी चीज़ें तैयार करने के ऊपर हम लोग इस चीज़ की अश्योरिटी की तरफ चल रहे होते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस यूं सॉल्व हो रहे होंगे। हाँ, और आज हम लोग चूँकि लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे होते हैं तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग कवर करेंगे सेल वॉल को और मेरे बेटे साइटोप्लाज्म को, क्योंकि हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट पढ़े थे, जिसमें से एक कंपोनेंट हम लोगों ने साइटोप्लाज्म देखा, एक साइटोप्लाज्म देखा था और एक न्यूक्लियस। सॉरी, साइटोप्लाज्म को कल हमने नहीं पढ़ा था, आज हम साइटोप्लाज्म को यहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे। बट प्रायर टू स्टार्टिंग साइटोप्लाज्म हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स सेल वॉल। लीजिए, सबसे पहले जब कभी हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल को सादा लफ्ज़ों में हम लोग यूं इंट्रोड्यूस कराते हैं कि सेल वॉल असल में किसी प्लांट के लिए रोल प्ले करती है या किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के लिए रोल प्ले करती है एज ए डॉन। यानी हम ये कैसे कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल आपके लिए डॉन का रोल प्ले करती। तो बेटे ये बड़े बेसिक से एट्रीब्यूट हैं जो हम लोग यहाँ से इन्फर कर रहे होते हैं कि आपके पास जो कोई भी सेल वॉल मौजूद होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसी भी सेल की, जहां पर सेल वॉल पाई जाती है। डेफिनेटली जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती है वहां पर तो आउटर मोस्ट बाउंड्री डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जहां कहीं भी सेल वॉल मौजूद होती है वहां पर आपके पास इट बिहेव्स एज एन आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। अच्छा, मोर ओवर मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि सेल वॉल आपके पास बेसिकली एक नॉन लिविंग नेचर की बॉल होती है जो कि चीज़ों को स्टॉप नहीं करती है। सो इस वजह से हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि इट डू नॉट एक्ट एज बैरियर। मेरे बेटे ये ना बैरियर का रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है। सो सेल वॉल के हवाले से हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि सेल वॉल जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सी चीज़ों को अलाउ करती है और बहुत सी चीज़ों को स्टॉप करती है, सेल वॉल इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं रखती है। ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन इजीली पास, जो कि इसके पोर साइज से छोटी होती हैं वो पास कर सकती हैं। डेफिनेटली वो चीज़ें जो कि पोर साइज से बड़ी होंगी वो तो पास नहीं कर पाएंगी। जब कभी मेरे बेटे हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि वो कौन से सेल हैं जिनके यहाँ सेल वॉल मौजूद हुआ करती है और मेरे बेटे वो कौन से सेल होते हैं जिनके यहाँ सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती है। सो बेटे ये आसान बात है कि हम लोग ये याद कर पाएँ कि वो कौन से सेल हैं जिनके यहाँ सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। तो बेटे जी आपके पास प्रोटोजोआ और किसी भी एनिमल सेल के अराउंड सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, अलबत्ता हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि वो जिनके यहाँ सेल वॉल मौजूद होती है वो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और मेरे बेटे यूकैरियोटिक सेल्स में हम बात पढ़ रहे होते हैं फंजाई की। फंजाई के अलावा एल्गी की और प्लांट सेल्स की। तो हम ये बात समझे कि आपके पास ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसी है जिनके पास सेल वॉल मौजूद होती है। हाँ, अलबत्ता जब कभी हम लोग ये कंसिडर करना शुरू करेंगे कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ के हवाले से देखा जाए तो वो डेफिनेटली आपके पास एनिमल सेल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा होते हैं। वो किस तरह से है मैं आपके साथ अभी कंसिडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहता हूँ
कि बेटे एक एमसीक्यू आपसे यूं पूछा जाता है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है 73% और बीटा ऑप्शन है 53.1% या 19.9% और 27%। तो बेटे पहले तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि कितने परसेंट एनिमल की स्पीशीज हमारे पास पाई जाती? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एनिमल स्पीशीज आर प्रेजेंट? यस, हम लोग ये कहते हैं कि जी अल्फा एनिमल स्पीशीज जो हमारे पास पाई जाती है वो 73% होती हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरह से बेटे कि आपके पास 53% तो इंसेक्ट्स होते हैं और इन इंसेक्ट्स के अलावा जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं अदर देन इंसेक्ट वो आपके पास 19.9% होता है। यानी इन दोनों को अगर मैं कलेक्टिवली देखना शुरू करूं तो बेटे मैं ये कहूँगा कि ये जो कलेक्टिव वैल्यू आती है वो आपके पास 73% तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एनिमल्स पाए जाते हैं। इस वजह से इतनी बड़ी तादाद में स्पीशीज ऐसी मौजूद होती हैं जो सेल वॉल कंटेन नहीं करती। हाँ, अलबत्ता 27% के करीब आपके पास ऐसी ज़िंदगी है जिसके अंदर एल्गी, प्लांट्स, फंजाई, प्रोकैरियोट्स और इसमें गो के कुछ प्रोटोजोआ भी मौजूद होते हैं। लेकिन हम कहते हैं समहाउ इतने परसेंट के अंदर आपके पास ज़िंदगी ऐसी मौजूद है जिनके यहाँ सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। अब हम लोग यहाँ पे सवाल पूछना शुरू करते हैं और हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटे ये बताइए कि किसके पास सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है? तो हम ये कहते हैं कि भाई डेफिनेटली किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की वॉल एग्जिस्ट करती है। यस। अच्छा बेटे जी, अगर आप गौर करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन आपको एक मैसेज देता है और वो मैसेज ये देता है कि ये असल में एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है विच कंसिस्ट ऑफ 2 एंटिटीज जिसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। ये ग्लाइकेन की चेन कंटेन करते हैं और ये ग्लाइकेन की चेन्स को यूजुअली हम लोग पेप्टाइड लिंकेज से अटैच करते हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास ये एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये एन एसिटाइल अगेन ग्लूकोजामीन का मॉलिक्यूल है और ये आपके पास एक और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं जो कि एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये भी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं जो कि सेंटर में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हैं। तो बेटे ये जो लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लाइकेन्स एग्जिस्ट करती हैं, दीज लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लाइकेन्स आर यूजुअली लिंक्ड बाय शॉर्ट पेप्टाइड चेन। इनके दरमियान में शॉर्ट पेप्टाइड लिंकेजेस पाए जाते हैं और ये जो शॉर्ट पेप्टाइड लिंकेजेस हैं यही तो पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाता है। ठीक है, सो हम लोग ये बात समझ गए कि पेप्टाइड का पोर्शन छोटा होता है। हाँ, अलबत्ता ग्लाइकेन के पोर्शन बहुत बड़े होते हैं। तो जब कभी भी हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम कहते हैं वो लफ्ज़ जो कि अमूमी तौर पर बाद में लिखा जाता है उसका प्रोपोर्शन उस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में ज़्यादा होता है या वो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है जिसके साथ जो प्रीफिक्स के अंदर अटैच्ड कंपोनेंट होता है वो कम तादाद के अंदर पाया जाता है। सो इसी तरीके से हम जब कभी लिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं तो यूजुअली उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। प्रॉबेबली किसी इंटरनेट का इशू था कोई जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ा। अच्छा, एनीहाउ जी बेटे हम लोग बात ये कर रहे थे, thank you for your emojis and these emojis are somehow have some oxygen for the teacher। so ये बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप किसी चीज़ को आपको समझ आ रही होती है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो ये आसानी दे रही होती है टीचर के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। अच्छा बेटे, अगर हम लोग बात यहाँ पर ये कर रहे थे
कि पेप्टाइडोग्लाइकिन की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि पेप्टाइड्स इसमें कम होते हैं, ग्लाइकिन की लॉन्ग चेन्स होते हैं लिंक्ड बाय टेट्रा और पेंटा पेप्टाइड यूनिट्स। और मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं फंजाए। हाँ, और जब कभी बेटे हम लोग फंजाए की वॉल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटन, राइट। और जब कभी काइटन की बात करते हो तो काइटन इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोजामीन। मेरे बेटे ग्लूकोजामीन किस तरह से होगा कि लेट्स सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटे ये आपके पास एक सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सिंपल ग्लूकोज स्ट्रक्चर। सो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, इसमें फॉर एग्जांपल ये कोई भी ग्लूकोज का जैसे स्ट्रक्चर कॉमनली होता है उस तरह से आपके पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सो मैंने ये कहा कि अगर बेटे ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर एन एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है या अमाइनो ग्रुप अटैच सिंपल करते हैं हम लोग, तो ये आपके पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बनता है। तो बेटे ये जो आपके पास यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का मॉलिक्यूल बनता है, ये असल में मोनोमर है काइटन का, ठीक है। और ये आपके पास फंजाई में पाए जाते हैं। अच्छा, हम ये बात पढ़ते हैं कि इंसेक्ट के यहाँ भी काइटन मौजूद होती है, लेकिन बेटे वहाँ पर काइटन एज ए स्ट्रक्चरल एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, सेल वॉल में मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि अगर पेप्टाइडोग्लाइकिन से एसोसिएटेड भी एक बात की जाए जो कि बड़ी ज़रूरी है कि इसको हम लोग ना बेटे म्यूरिन भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज म्यूरिन। अच्छा बेटे बताएंगे कि हम लोग इसके लिए म्यूरिन का वर्ड क्यों यूज करते हैं। म्यूरिन का वर्ड असल में म्यूरस से निकला है, और म्यूरस बेसिकली उन वॉल्स को कहा जाता था जो कि कभी शहरों के इर्द गिर्द एक फसील खड़ी करने के लिए तैयार की जाती थी, शहरों की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे लाहौर शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको दीवारों के अंदर बनाया गया, इसी तरीके से अमूमी तौर पे शहर दीवारों के अंदर बनाए जाते थे और उसको म्यूरस कहा जाता था। तो उनका ये ख्याल है कि बैक्टीरिया के गिर्द भी जो वॉल मौजूद है उसके अंदर एक बैक्टीरिया का शहर बसा है और वो वॉल म्यूरस यानी म्यूरिन कहलाती है। और ये 2022 का MCQ है। लास्ट ईयर उसने पेप्टाइडोग्लाइकिन से एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा है कि पेप्टाइडोग्लाइकिन कहाँ पे मौजूद होती है, तो हम कहते हैं कि जी वो इकोलाई के अंदर मौजूद होती है। जो कोई भी ऑप्शन वहाँ पर बैक्टीरिया से एसोसिएटेड होती है हम उसको शेयर करते हैं। अच्छा एनीहाउ जी, हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि वो सारी की सारी ये जिंदगी जैसे फंजाए, एल्गी और प्लांट के अंदर एक बात भी याद रखिएगा कि बेटे ये सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। दे कंटेन सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, खास तौर पे जब कभी हम लोग बेटे अब एल्गी की बात करना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग ये कहते हैं कि एल्गी की सेल वॉल के अंदर वी नो दैट के यहाँ पर सेलुलोज मौजूद होता है, या यहाँ पर मैनोज मौजूद होता है, या यहाँ पर गैलेक्टोजेस मौजूद होते हैं, या मेरे बेटे यहाँ पर सिलिकेट्स मौजूद होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट कि आपके पास जो एल्गी है वो भी सेल वॉल कंटेन करती है और वो भी डिफरेंट तरह की जो कि एल्गी होती हैं। सो डिफरेंट एनवायरनमेंट के हाँ उनके पास डिफरेंट तरह के मटेरियल्स भी मौजूद हुआ करते हैं। अच्छा, चूंकि हम लोग फोकस कर रहे होते हैं उस सेल वॉल को जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, और जब कभी भी मेरे बेटे हम लोग प्लांट की सेल वॉल को फोकस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि किसी प्लांट के यहाँ सेल वॉल किस तरह से बनती है। तो बेटे जब कभी भी प्लांट के यहाँ सेल वॉल बनती है तो कहा यह जाता है कि ये बुनियादी तौर पर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम
गोल्जी वेजिकल से, यानी गोल्जी से वेजिकल्स आते हैं और मेरे बेटे ये गोल्जी वेजिकल्स यूं सेंटर में अलाइन होना शुरू होते हैं। जब कभी मेरे बेटे ये गोल्जी वेजिकल्स आपके पास यूं सेंटर में अलाइन होते हैं तो ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर के तौर पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप फ्रैग्मोप्लास्ट का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब कभी ये फ्रैग्मोप्लास्ट आपके पास फ्यूज करते हैं तो बेटे फ्रैग्मोप्लास्ट के फ्यूजन के ऊपर यहां से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है विच इज नेम्ड एज मिडल लैमेला। अच्छा, जब कभी भी हम लोग मिडल लैमेला की बात यहाँ पर अब सेल वॉल में पढ़ना शुरू करते हैं तो बेटे हम लोग ये देखते हैं कि मिडल लैमेला आपके पास जो कि दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के दरमियान बनता है। मतलब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लांट सेल है और इसी तरह से बेटे ये एक प्लांट सेल है। तो इन दो प्लांट सेल्स के दरमियान में ये जो मटेरियल सीमेंटिंग लेयर यहाँ पर बनना शुरू होती है इसको हम लोग मिडल लैमेला का नाम देते हैं। बेटा यूजुअली मिडल लैमेला से जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि विच इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड between two plant cells, which layer is first to be formed between two plant cells। तो दो plant cells के दरमियान में जो लेयर बनना शुरू होती है उसको हम लोग मिडल लैमेला का नाम देते हैं। मोर ओवर हम लोग ये बात करते हैं कि बेटे ये ना बेसिकली दो सेल्स के दरमियान में एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि एमॉर्फस नेचर का होता है। और हम ये कहते हैं कि ये जो सीमेंटिंग मटेरियल मौजूद होता है ये सीमेंटिंग मटेरियल मेरे बेटे या तो बना होता है पैक्टिन का या ये बना होता है पैक्टिक एसिड का, राइट। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि ये पैक्टिन और पैक्टिक एसिड क्या होते हैं। तो बेटे हम लोग ये बात समझ रहे होते हैं कि पैक्टिन और पैक्टिक एसिड बेसिकली गैलेक्टोरोनिक एसिड के पॉलीमर्स हैं। अच्छा, ये ग्लैक्टोरोनिक एसिड के जो पॉलीमर आपके पास यहाँ पर पाए जाते हैं ये ग्लैक्टोरोनिक एसिड के पॉलीमर पैक्टिन की सूरत में 200 मॉलिक्यूल्स हों तो हम इसे पैक्टिन कहते हैं और अगर मेरे बेटे 100 मॉलिक्यूल्स हों तो हम इनको पैक्टिक एसिड कहते हैं। अच्छा, फर्दर मोर यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई ग्लैक्टोरोनिक एसिड जो है ये आपके पास दिखने में कैसा है। तो हम कहते हैं जी बड़ी सीधी सी बात है कि आपने एक गैलेक्टोज शुगर बनाई है फॉर एग्जांपल, या आपने गैलेक्टोज शुगर बनाई है और गैलेक्टोज शुगर के ऊपर अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करते तो ये गैलेक्टोज शुगर अब ग्लैक्टोरोनिक एसिड में चेंज हो जाती है। अच्छा, हमें देखने में नजर आता है कि इनमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि मीथाइलेटेड इन नेचर होते हैं। तो बेटा यूजुअली जो पैक्टिन होता है ये मीथाइलेटेड होता है और जो पैक्टिक एसिड है ये मीथाइलेटेड नहीं होता। ठीक है। मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि बेटे मिथाइलेटेड होने की वजह से आपके पास चूंकि ये नॉन पोलर ग्रुप कंटेन करता है इसी वजह से इसके यहाँ
हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी जो है वो इट इज कंपैरेटिवली लेस ऑब्जर्व्ड, while in lactic acid it is more observed due to presence of calcium और मैग्नीशियम आइंस, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टाइड की सूरत में पाया जाता है। सो समहाउ हम लोग ये बात ये भी समझना चाहते हैं कि ये जो पैक्टिक एसिड है ये असल में चीज क्या होती है। सो हम लोग ये बात समझते हैं कि शायद आपने ना कभी बेटे चिया सीड्स देखे होंगे, या चिया सीड्स के अलावा कभी तुख मलंगा के नाम से सीड्स, ब्लैक कलर के सीड्स हम लोगों को मार्केट में मिलते हैं। अगर आप इनको पानी में भिगो देते हैं तो आपको ना इसके ऊपर एक जेली लाइक मटेरियल आ जाता है। दिस जेली लाइक मटेरियल इज मोर और लेस लाइक पैक्टिन, ये पैक्टिन की तरह पाया जाता है। अच्छा, मोर ओवर अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कभी आपने कच्चे फल देखे होंगे। बेटे जितने भी कच्चे फल होते हैं वो सब के सब हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि उनके दरम्यान में सीमेंटिंग मटेरियल होता है। सीमेंटिंग मटेरियल हार्ड करता है जी। मिसाल के तौर पर आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप मेरे बेटे जोर से उठे और सारे घर वालों को उठाएं और जाके दीवार में मार दें, ठीक है जी। अच्छा, क्या दीवार टूट जाएगी? सब घर वाले दौर लगाएं दीवार के ऊपर, दीवार टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। अच्छा, अब जरा गौर करो, अगर मैं कहूं कि आपके पास दीवार में सीमेंट नहीं लगा हुआ, सिर्फ ईंटें खड़ी हैं, सिर्फ एक लेयर आपके पास ईंटों की खड़ी है, आप सारे घर वाले आए और जाकर टक्कर मारे, क्या दीवार गिर जाएगी? यस। अब बात जरा गौर से सुनिए कि जब तक सीमेंटिंग मटेरियल मौजूद है उस वक्त तक दीवार सॉलिड है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके दो सेल्स के दरमियान में सीमेंटिंग मटेरियल मौजूद है तो इट इज सॉलिड। आप कच्चा अमरूद खाएंगे, बहुत हार्ड होता है। हाँ, अगर आपके पास कच्चा मैंगो मौजूद है तो वो जो कैरी है वो आपके पास बड़ी हार्ड होती है। बेटे कच्चे फल इसीलिए हार्ड होते हैं क्योंकि उसके अंदर पैक्टिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जब कभी आपके पास फल पकने शुरू होते हैं तो पकने के दौरान कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? आप कहेंगे सर बड़ी सीधी सी बात है, पैक्टिनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। और जब कभी पैक्टिनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो बेटे सेल वॉल की क्या होना शुरू हो जाएगी? पैक्टिन की डाइजेशन हो जाएगी। तो आपके पास सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना इट विल बी क्वाइट इजी। सो इस वजह से आप देखते हो कि फल आपके पास ना यूजुअली सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये फलों का सॉफ्ट होना जो है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? क्योंकि यहाँ पर पैक्टिनेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम की वजह से ऐसा हो रहा होता है, राइट। अच्छा, तो हम लोगों ने ये कहा कि जी ये बात भी ठीक है। अच्छा, मोर ओवर मेरे बेटे हम लोग ये कहते हैं कि आप जब कभी भी सेल को स्टडी करते हो तो सेल के हाँ आपको मोस्ट प्रोमिनेंट दो मेम्ब्रेन्स नजर आती हैं, जिसमें से आउटर मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल का। और बेटे हमेशा आपके पास प्राइमरी वॉल के अंदर वॉल बनती है विच इज सेकेंडरी सेल वॉल। और हम लोग ये जानते हैं कि भाई जो सेकेंडरी वॉल की कंस्ट्रक्शन होती है ना बेटे, ये कंपैरेटिवली ज्यादा थिकर होती है। और जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद हुआ करती है ना बेटे, उस लेयर्स को अमूमी तौर पर ज़्यादा सपोर्ट की, जैसे वैक्यूलर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और यूजुअली आपके पास जो सेकेंडरी वॉल मौजूद हुआ करती है ना बेटे, ये आपके पास वुडी स्ट्रक्चर्स के पास पाई जाती है। जैसा कि हम लोग लिग्निन की बात करते हैं कि लिग्निन आपके पास वुडी स्ट्रक्चर का रोल प्ले करता है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास जो सेकेंडरी सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो मेरे बेटे इनर टू द प्राइमरी वॉल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल की जो कंस्ट्रक्शन है इट इज ऑलवेज इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल। सो राइट,
हमने कहा जी दूसरी वॉल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये आपके पास है सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल में सबसे पहली बात हम लोगों ने ये कहा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज ऑलवेज आउटर टू अ प्लांट सेल। तो आपके पास सबसे बाहर कौन सी वॉल मौजूद होती है? हमने कहा जी प्राइमरी वॉल इज ऑलवेज टू बी प्रेजेंट आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ए प्लांट सेल। जबकि जब कभी आप सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हो तो बेटे सेकेंडरी सेल वॉल इज ऑलवेज फॉर्म इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। ठीक। अच्छा, हमें देखने में नजर आता है कि प्राइमरी वॉल आपके पास यूजुअली बेटे थिन वॉल होती है। प्राइमरी वॉल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल वॉल। प्राइमरी वॉल यूजुअली आपके पास थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जबकि इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी वॉल बनती है ये बेटे थिक होगी और रिजिड वॉल होगी। मोर ओवर बेटे हम लोगों ने ये कहा कि कभी कोई आपसे ये पूछता है कि भाई थिन है तो कितनी थिन है, हाँ, तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई थिन है और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर कोई 3 माइक्रोमीटर तक थिन होती है, राइट। और ये जो आपके पास मौजूद होती हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ये 3 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती हैं। सो इस बेस के ऊपर हम पहली बात तो ये करते हैं कि ये सेल वॉल थिन और थिक होती हैं। अच्छा, इसी तरीके से मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि जब कभी भी प्राइमरी वॉल की बात करते हैं ना बेटे, अगर आप प्राइमरी वॉल को विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन पढ़ोगे तो कंपोजिशन के एतबार से it is composed of cellulose, pectin and हेमीसेलुलोज। अच्छा, तो अब यहां पर यह समझना पड़ता है कि कंपोजिशन के एतबार से ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन किस तरीके से लोकेट करती हैं। तो हम इसको एक इस आइडिया से कंसिडर करना शुरू करते हैं कि अगर आप प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन कभी देखो तो बेटे प्राइमरी वॉल में ना यूं सेलुलोज के फाइबर्स मौजूद होते हैं। अच्छा जी, आप में से कोई ये बता सकता है कि कितने ग्लूकोज यूनिट्स मिलें तो आपके पास एक सेलुलोज का फाइबर बन रहा होता है? हम कहते हैं जी अप्रॉक्सीमेटली कोई 6000 ग्लूकोज के यूनिट जब कभी आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक सेलुलोज का फाइबर बनता है। फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये फाइबर्स मिलते हैं और माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं और माइक्रोफाइब्रिल्स मैक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं और वो आपके पास इस तरह का मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैश लाइक स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है और हम इसमें सीमेंट डाल देते हैं। मुझे बता दें कि हमारे पास सीमेंट है कौन सा? हमने कहा जी हमारे पास तो सीमेंट पैक्टिन है, तो हम लोग इसके अंदर यूं पैक्टिन इम्प्रिग्नेट कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ये बेटा बिल्कुल आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे आप कोई लेंटर डाल रहे हैं, जैसे आप छतों पे लेंटर डालते हैं, आप आयरन रॉड्स डाल देते हैं और आयरन रॉड्स के अंदर फिर आप वहाँ पर मिक्स्ड सीमेंट डालते हैं जिसकी वजह से आपकी वॉल को स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही टेक्सचर आपके पास मौजूद होता है किसी भी प्राइमरी सेल वॉल की सूरत में। प्राइमरी सेल वॉल का यही होता है।
ठीक है। अच्छा, अब जब हम ये बात पढ़ते हैं कि सेलुलोज के अंदर, तो हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ लिया कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6000 ग्लूकोज के यूनिट्स मौजूद होते हैं। ये बेटे हेमी सेलुलोज क्या चीज़ होती है? हेमी सेलुलोज बेसिकली आपके पास सेलुलोज यानी ग्लूकोज के यूनिट्स के अलावा कंटेन करती है कुछ यूनिट्स ऑफ ज़ाइलुलोज, आर्बिनोज, शुगर कंटेन करती है, जिसकी वजह से इसको हम हाफ सेलुलोज कंसिडर करते हैं, बिकॉज इसके अंदर आर्बिनोज, ज़ाइलुलोज, मैनोज, शुगर्स मौजूद होती हैं। इस वजह से ये कंप्लीट सेलुलोज नहीं होती, इसको हम लोग हेमी सेलुलोज कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मेरे बेटे हम लोग ये कहते हैं कि अगर यही बात हम लोग पढ़ना शुरू करें इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, तो याद रखिएगा कि सेकेंडरी सेल वॉल के पास भी सेलुलोज मौजूद होता है और कंपैरेटिवली प्राइमरी सेल वॉल के मुकाबले में ज़्यादा होता है। हम कहते हैं कि जी सेलुलोज पर बात ख़त्म नहीं होती है, जैसे वहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी लिग्निन मटेरियल मौजूद होते हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हम कहते हैं जी उसके अलावा क्यूटेंस मौजूद होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर वैक्सेस मौजूद होते हैं, सिलिकेट्स मौजूद होते हैं, सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, आइंस मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं। सो हम लोग ये कहते हैं कि जी सेकेंडरी सेल वॉल इज ऑल्सो कंटेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट्स कंपोजिशन, और सेकेंडरी सेल वॉल की भी बेटे डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात हमें सेकेंडरी वॉल में पढ़ने की मिलती है वो ये मिलती है कि ये वॉल आपके पास यूं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट नहीं रखती, बल्कि इसके यहाँ डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं जो कि आपके पास यूं डायगोनल पैटर्न में हो सकती हैं, यूं हॉरिजॉन्टल पैटर्न में हो सकती हैं, और जो आपके पास इसके अलावा भी डायगोनल हॉरिजॉन्टल पैटर्न में होती है। तो ये सक्सेसिवली डिफरेंट फॉर्मेशन कंटेन करती हैं जो इसको अगेन एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके अलावा मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि प्राइमरी वॉल असल में आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस वॉल है। इट इज अ ट्रू वॉल, ये ट्रू वॉल है, और ये कॉन्टिन्यूअस वॉल है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि ये वॉल आपके पास पिटेड वॉल होती है। ठीक है, ये पिटेड वॉल है जिसके अंदर पेट्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं। ये यूजुअली ट्रू वॉल है। लाजमी बात है बेटे, अगर आपके घर एक दीवार है और वो दीवार आपने इसीलिए बनाई है कि आप दूसरे कमरे से राब्ता मुमकिन ना कर सकें, आप उसको डिफ्रेंशिएट करें, और अगर उनके दरम्यान में होल मौजूद हो तो आप उसको ट्रू वॉल तो कंसिडर नहीं करेंगे ना। तो बेटा ट्रू वॉल होने के लिए ज़रूरी इस चीज़ का होना ज़रूरी होता है कि वहाँ पर कोई पिट्स मौजूद ना हो। तो सेकेंडरी वॉल के अंदर बेटे पिट्स मौजूद होती हैं। बेटे इसी तरीके से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि प्राइमरी वॉल आपके पास यूजुअली हाइड्रेटेड वॉल होती है। ये हाइड्रेटेड वॉल है, 60% हाइड्रेटेड है, और ये अमूमी तौर पर लिविंग सेल्स में मौजूद होगी। ठीक है, जब कभी हम लोग बेटे बात करेंगे ना सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये वॉल आपके पास ऐसी वॉल है जो कि है तो हाइड्रेटेड, लेकिन हाइड्रेशन इसकी कम है, यानी 30% हाइड्रेटेड है, और लिविंग नॉन लिविंग दोनों में मौजूद है। बहरहाल हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये मोस्टली नॉन लिविंग सेल्स में होती है। हम जानते हैं कि भाई आपके पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स एक वाहिद ऐसी एग्जांपल है जहाँ पे सेकेंडरी वॉल मौजूद है और वो लिविंग सेल है, वो हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग क्योंकि दो वॉल्स के दरमियान में इस वक्त डिफरेंस की बात करते हैं। मोर ओवर मेरे बेटे हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप प्राइमरी वॉल की बात करते हो तो ये यूजुअली पैरेनकाइमा और
कोलन काइमा सेल्स में पाई जाती है, जबकि स्क्लेरन काइमा सेल्स हैव सेकेंडरी सेल वॉल, यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि सेल वॉल के अगर आप रोल एसोसिएट करना शुरू करो तो हमें ये फील होता है कि सेल वॉल असल में एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। हाँ, तो जब कभी आप सपोर्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हो तो ये वो सपोर्ट आपको कब चाहिए होती है, जब आप तूफानों से बचना चाहते हो। तो हमने एक सिंपल सा निमोनिक यूँ तैयार किया है कि सेल वॉल शायद हमें यूँ फील होता है कि ये सेल को तूफानों से बचाती है, ये खुद एक तूफान होती है। हमने कहा कैसे होती है? उसने कहा जी देखो कि ये ना सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये ना बेटे रिजिड होती है और रेजिस्टेंट टू लाइसिस है। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है ऑस्मोटिक लाइसिस और प्रोवाइड करेगी मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट कि आपके पास ये सेल वॉल के मेन रोल होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटे, उसके अलावा हम लोग ये कहते हैं कि अगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर रह गई कि अगर हम लोग सेल वॉल के हवाले से ये बात करें कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, तो ख्याल ये आता है कि वही शख्स जिसने पहली बार ये क्लेम किया था कि आपके पास सेल जो है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है। शायद ये वही शख्स होगा जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, शाबाश, जिसने 1665 के अंदर कॉर्क सेल को देखा था। और कॉर्क सेल के अंदर डेफिनेटली बेटे जो चीज़ें उसने देखी थी वो सेल वॉल ही तो थी। तो सबसे पहले जो सेल वॉल देखी गई वो रॉबर्ट हुक ही की तरफ से देखी गई थी। अच्छा, यहाँ से हम लोग बेटे ऑनवर्ड मूव करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि भाई जब कभी आप यहाँ से ऑनवर्ड मूव करते हो तो आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर मिलता है विच इज़ नेम्ड एज साइटोप्लाज्म। अच्छा बेटे, मैंने यूं फील किया है कि साइटोप्लाज्म को अगर आप कभी पढ़ते हो तो साइटोप्लाज्म ना हमें यूं फील होता है कि जैसे साइटोप्लाज्म ना एक सूप है। हाँ, यानी ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके पास एक सूपी फ्लूइड है और सूप के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। आपने कभी सूप को गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सूप के अंदर नूडल्स मौजूद हैं, कि चिकन मौजूद है, वेजिटेबल्स मौजूद हैं और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होती हैं। और अगर मेरे बेटे मैं सारी की सारी चीज़ों को अलग कर लूँ तो पीछे उसका बेस सब्सटेंस बचता है जिसमें स्पाइसेस, सोया सॉस एक्सेट्रा सब चीज़ें, सॉल्ट वगैरह डिज़ोल्व हुआ होता है। तो बेटे एग्जैक्टली 100% आपके पास साइटोप्लाज्म इस तरह की चीज है। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म आपके पास एक ऐसी एंटिटी है कि जिसको अगर मैं सूप के पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करूं तो कोई मोज़ाइका नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म एग्जैक्टली सूप की तरह दो चीज़ें कंटेन करता है। एक उसके अंदर सस्पेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं और एक मेरे बेटे उसके पास पाया जाता है साइटोसोल, यानी सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जब कभी मेरे बेटे मैं बात करूंगा ना साइटोसोल की,
और दूसरी बात मैं करूंगा वहां पर मौजूद साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम की, साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम की, राइट। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि जी जब कभी आप साइटोसोल की बात करते हो तो साइटोसोल के हवाले से दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पेपर में आज तक पूछे जाते रहे, उसने कहा कि आप बात कीजिए सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म की, या आप बात कीजिए कि व्हाट इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है, उसको साइटोसोल कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब कभी हम लोग साइटोसोल की बात करते हैं तो जब आपने कहा ये सोलुबल पार्ट है तो इसके अंदर तो चीज़ें डिसॉल्व हुई होंगी, तो जब हमने ये कहा कि इसमें चीज़ें डिसॉल्व हुई होंगी तो बेटे कोई तो सब्सटेंस होगा जिसमें चीज़ें डिसॉल्व होंगी। तो आपने कहा कि सर यस, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर जो यहाँ पर 90% पाया जाता है, और फिर दूसरी चीज़ें जो मौजूद होती हैं उनको हम लोग इसमें डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स का स्टेटस देते हैं। जब कभी आप बेटे सॉल्यूट्स की बात करते हो तो हम ये कहते हैं कि जी सॉल्यूट की जब कभी बात की जाए तो सॉल्यूट में फिर मज़ीद हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। बेटे कुछ सॉल्यूट तो सूप के अंदर ऐसे डिसॉल्व हैं जो कि आपको मालूम ही नहीं होते कि वो कहाँ हैं, लेकिन जो आपने उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डिसॉल्व करके रखा है वो तो आपको नज़र आता है, ठीक है, उसकी तो कंसिस्टेंसी होती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, आप कहते हो कि या तो यहाँ पर मौजूद होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स या यहाँ पर मौजूद होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, हमने ये कहा कि जी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो माइक्रो मॉलिक्यूल हर वो मॉलिक्यूल है जो 10,000 डाल्टन से कम मास रखता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल हर वो मॉलिक्यूल है जो 10,000 डाल्टन है या उससे ज़्यादा मास कंटेन करता है। या सीधे लफ्ज़ों में हम अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल असल में आपके पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये भी ठीक है। उसने कहा जी ट्रू सॉल्यूशन बनाने वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स बेसिकली मोनोमर्स होते हैं, यानी ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ये कोई स्मॉलर फैटी एसिड्स हो सकते हैं। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं ये यूजुअली मेरे बेटे आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइकेन्स हैं या ये लार्जर नेचर की प्रोटीन्स हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये कहा कि ये तो बात सच सही हो गई कि ट्रू सॉल्यूशन बनते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन तो बनते हैं। ये ट्रू और कोलाइडल सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मौजूद हुआ करते हैं? तो हमने कहा जी ये बात अगर देखी जाए किसी भी सेल के यहाँ, तो हमने ये देखा है कि किसी भी सेल के यहाँ हमें जो आउटर जोन नज़र आता है, एक इनर जोन है और एक आउटर जोन है। अच्छा बेटे, ये जो आपको आउटर जोन मिलता है इसको हम लोग एक्टोप्लाज्म का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको
कॉर्टेक्स का नाम देते हैं क्योंकि आउटर पोर्शन है, और ये आउटर पोर्शन चूंकि ज़्यादातर कोलाइडल होता है इसलिए मेरे बेटे ये आपको जेल लाइक कंसिस्टेंसी देता है। ये वही जेल लाइक कंसिस्टेंसी है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और यही वही जेल लाइक कंसिस्टेंसी है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। और याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेंट्रल सोल वाला पोर्शन मौजूद नहीं होता, यानी ये जो आपके पास यहाँ पर जिसको हम लोग एंडोप्लाज्म का नाम देते हैं, जिसको हम लोग सोल पोर्शन का, जिसको हम लोग नॉन विस्कस पोर्शन का नाम देते हैं। तो ये जो आपके पास नॉन विस्कस सोल पोर्शन आपके पास पाया जाता है, ये बेटे आपके पास वो पोर्शन है जहां पर साइक्लोसिस यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोशन चलती है। ठीक है, तो चले वो जब कभी हम फंक्शन लिख रहे होंगे तो जरूर लिखेंगे। अच्छा एनी हाउ जी, हम लोग ये कहते हैं कि जी ये आपके पास सोलुबल पोर्शंस पाए जाते हैं जो साइटोसोल का हिस्सा होता है। जब कभी हम लोग साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम की बात करते हैं तो बेटे हम लोग ये देखते हैं कि साइटोमेम्ब्रेनियस सिस्टम के अंदर देखने में ये नज़र आता है कि आपके पास यहाँ पर दो तरह के ऑर्गेनेल्स हैं, जो ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो मौजूद होते हैं। या तो बेटे ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के लिए बहुत असेंशियल हैं, यानी ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनके बगैर सेल मुमकिन ही नहीं है, यानी इनका होना बहुत ज़रूरी है। या ये वो स्ट्रक्चर है जो कि सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, वक्त के तौर पे बन गए हैं, कभी ख़त्म हो जाएंगे, तो ये नॉन असेंशियल स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं इंक्लूजन्स का, यानी ये फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूजन्स बन गई हैं। हो सकता है कि ये यूज हो जाएं, हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाएं, और ये इंक्लूजन्स आपके पास बेटे वेस्ट भी हो सकते हैं और ये यूजफुल चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, ये वेस्ट भी हो सकते हैं, यूजफुल चीजें भी होती हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपने सेल में ग्लाइकेन्स इकट्ठे हो गए, वो आपने स्टोर कर लिए, या मैंने कहा कि आपके पास लिपिड के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए, या आप ज़्यादा धूप में रहे, आपके यहाँ मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस हो गए। सो ये प्रोड्यूस हुए, मेलानिन यूजफुल पिगमेंट है, यानी आपको कैंसर से बचाने का काम कर रहा है, तो ये यूजफुल कंपोनेंट है बेटे। अच्छा, उसने कहा वेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग चले एक ही बात करते हैं, हम कहते हैं ऑक्सालेट्स बन गए, कुछ देर के लिए बनेंगे, बाद में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो इंक्लूजन नॉन एसेंशियल है, इट इज नॉट एसेंशियली बी टू बी प्रेजेंट इन एवरी सेल। ये मौजूद भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो कहते हैं जी एसेंशियल जो चीजें हैं ना, वो असल में सेल के ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। और जब कभी भी मेरे बेटे हम ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी ऑर्गेनेल्स को जब कभी भी पढ़ेंगे तो ऑर्गेनेल्स या तो मेम्ब्रेनियस होते हैं या मेरे बेटे मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो हम कहते हैं जी या तो ऑर्गेनेल मेम्ब्रेनियस है, यानी या तो उनके पास मेम्ब्रेन पाई जाती है, या ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं, यानी जिनके यहाँ मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिनके यहाँ मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती है वो या तो सेल का साइटोस्केलेटन है जो कोई मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करता, या वेरी इंपॉर्टेंट राइबोसोम्स हैं जिनके यहाँ कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है, या मेरे बेटे आपके पास सेंट्रीओल्स होते हैं
जो कि मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करता। अच्छा, जब कभी आप मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल की बात करते हो तो हम ये कहते हैं कि जी ये मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। या तो बेटे ये आपके पास सिंगल मेम्ब्रेनियस है या ये डबल मेम्ब्रेनियस है। जब आप कभी सिंगल मेम्ब्रेनियस और डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल की बात करते हो तो आप कहते हो कि सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल असल में आपके पास वो ऑर्गेनेल हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी द फादर ऑफ ऑल सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल, और यहाँ से ही ओरिजिनेट होगा गोल्जी बॉडीज, यहीं से ओरिजिनेट होंगे लाइसोसोम्स, और फिर ओरिजिनेट हो रही होंगी माइक्रोबॉडीज या माइक्रोसोम्स। ठीक है। जब कभी डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोमिनेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, हम डिस्कस कर रहे होते हैं प्लास्टिड्स को, राइट। सो इसी तरह से बेटे हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास सेल का साइटोप्लाज्म का एक स्केच बनता है। जब कभी भी हम लोग साइटोप्लाज्म के रोल पढ़ना शुरू करते हैं तो बेटे अगेन साइटोप्लाज्म के रोल को हम लोग शेयर करते हैं कि ये आपके पास बड़े पढ़े लिखे ऑर्गेनेल हैं, यानी रोल ऑफ साइटोप्लाज्म की अगर आप बात करते हो तो हम ये कहते हैं कि जी ये बड़े समहाउ एजुकेटेड साइट टाइप के ऑर्गेनेल हैं। तो इन्होंने एमएससी कर रखी है। कैसे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ये स्टोरेज हाउस ऑफ सेल हैं। ये बेटे एक मूवमेंट चलाते हैं जिसको हम लोग साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, तो एम स्टैंड फॉर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलाते हैं बहुत से, जैसा कि हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये जो रोल्स लिखे इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं कि दीज आर रोल्स ऑफ सेल वॉल। जी, तो बेटे यहां तक हम लोग वाइंड अप कर रहे होते हैं ये अपने दोनों टॉपिक, यानी साइटोप्लाज्म और सेल वॉल को। और अगर यहां पर कोई क्वेश्चन आपके पास है सो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन टुडे। थैंक यू सो मच।